अब ये आपका दिमाग चकरा देगा। ये है 5,000 करोड़ रुपयों का बना दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एल कैपिटान, जो कि एटलीस्ट आधे किलोमीटर जितनी जगह घेरता है और 2 क्विंटिलियन यानी इतने कैलकुलेशंस पर सेकंड करता है। ये सुपर एडवांस कंप्यूटर बहुत ही जल्द धूल चाटने वाला है, क्योंकि गूगल ने एक ऐसा नया कंप्यूटर चिप बना दिया है जो आज के इन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स से भी 1 नॉनिलियन प्लस गुना ज्यादा तेज कैलकुलेशंस कर सकता है। 1 नॉनिलियन गुना यानी ये एक के आगे इतने 30 जीरोज, यानी जिस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को करने के लिए आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को ब्रह्मांड के करंट एज से भी 500 ट्रिलियन गुना ज्यादा समय लगेगा, उतने कैलकुलेशंस तो ये नया गूगल का कंप्यूटर चिप सिर्फ 5 मिनट में कर सकता है। ये है गूगल का नया क्वांटम चिप विलो, जिसने नए क्वांटम एज की शुरुआत का डंका बजा दिया है। Quantum computers is the wild card. It could be a game changer. It could change the entire landscape of artificial intelligence. Google's Willow chip is touted as not just another technology breakthrough, but an evolution. In under 5 minutes, the chip can solve a problem that would take today's most powerful computers 10 septillion years. अब तक बेचारे हमारे थके हुए कंप्यूटर्स 3 से 4 सालों में कहीं जाकर प्रोसेसिंग पावर को डबल कर पा रहे थे, लेकिन इन क्वांटम कंप्यूटर चिप्स के आने से पूरा गेम ही बदल जाएगा बॉस। ब्रह्मांड के राजों का पर्दाफाश करने वाले कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो, एलियन लाइफ इन अरबों खरबों प्लैनेट्स में कहां पर मौजूद हो सकती है उसके कैलकुलेशंस हो, लाइट की स्पीड से उड़ पाने की टेक्नोलॉजी हो, वर्म होल्स क्रिएट कर पाने का कॉन्सेप्ट हो, इंसानी शरीर की सारी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म करना हो, यहां तक कि ये रिसर्च जरा देखना, क्वांटम कंप्यूटर्स के यूज से सबसे पहले तो बड़े आसानी से इंसानों की जिंदगी 150 से 200 सालों तक लंबी हो जाएगी। इवन हम कॉन्शियसनेस को किसी चिप या रोबोट में अपलोड करके हमेशा के लिए अमर भी हो सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक्चुअली में पॉसिबल हो पाएंगे ऐसे एडवांस क्वांटम कंप्यूटर्स की वजह से। मगर इससे पहले कि ये सब पॉसिबल हो पाए, अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को रोक रही है। इन क्वांटम कंप्यूटर्स को आज के नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह घर घर में फुल्ली ऑपरेशनल बनाने में रोक रही है। इस ट्रिकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आज सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि बड़े से बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, IBM, इंटेल एटसेट्रा के भी पसीने छूट रहे हैं, जो भी इस रेस में लगे हुए हैं। मगर गूगल ने ऐसा क्या नया आविष्कार करके दिखा दिया कि इसने इन सभी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, गूगल का क्वांटम कंप्यूटर दिखने में ऐसे डिजाइन्ड है, मगर IonQ जो भी एक US बेस्ड ही कंपनी है, उसका क्वांटम कंप्यूटर ऐसा दिखता है। वहीं पर एक कैनेडियन कंपनी Xanadu का क्वांटम कंप्यूटर इन सबसे अलग कुछ ऐसा दिखता है। सो ये सभी कंप्यूटर्स मोर और लेस सिमिलर सिद्धांत और प्रोसेसिंग पर चलने के बाद भी इतने अलग आखिर क्यों दिखते हैं? इनकी टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस है? कौन बेहतर है और कौन बदतर? और गूगल की बात करें तो अब इस नए क्वांटम चिप के साथ गूगल क्या क्या कर पाएगा, चलिए समझते हैं आज के इस टेक्नोलॉजी स्पेशल वीडियो में, जहां मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाऊंगा कि कंप्यूटर ही आखिर क्या होता है इन द फर्स्ट प्लेस। कैसे एक 2000 साल पुराने कंप्यूटर से आज हम क्वांटम कंप्यूटर्स तक पहुंचकर टेक्नोलॉजी के सेक्टर को पूरी तरीके से इवॉल्व और रेवोल्यूशनाइज कर पाए। कैसे क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से अलग है, ये किन क्वांटम सिद्धांतों पर एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशंस करता है, कैसे ये अरबों खरबों गुना ज्यादा पावरफुल है और क्या प्रॉब्लम्स साइंटिस्ट अभी फेस कर रहे हैं इस आधुनिक आविष्कार को आपके और मेरे घर तक पहुंचाने में। 15 सितंबर साल 1900 कुछ ग्रीक डाइवर्स ग्रीस के नजदीकी एंटिकेथेरा नाम के आइलैंड के तट पर डुबकियां लगा रहे थे और तभी उन्हें अचानक से एक डूबा हुआ जहाज मिला। इस 2000 साल पुराने डूबे हुए जहाज में छुपा हुआ था एक खजाना जो भरा हुआ था हीरे, जवाहरात और मूर्तियों से। इसी खोए हुए खजाने में एक बहुत ही खास चीज छुपी हुई थी, एक ऐसी चीज जो कई दशकों तक साइंटिस्ट की नींदें गंवाने वाली थी। खजाने में मिला एक बहुत ही अद्भुत किस्म का यंत्र जो कुछ ऐसा दिख रहा था। यह एक 2000 साल पुराना यंत्र था और फिर अगले 50 सालों तक इस पर रिसर्चेस करने के बाद जब एक साइंटिस्ट डेरिक प्राइस ने इसे एक्सरेस के जरिए देखा जानने के लिए कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो ये तस्वीर सामने आई। वो हैरान हो गए ये देखकर कि कोई साधारण सा डिवाइस बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा आधुनिक यंत्र था जिसमें एटलीस्ट 37 इंटरलॉकिंग गियर्स थे, ब्रॉन्ज के बने हुए।
और कुछ के दांत तो 1 मिलीमीटर से भी छोटे थे। ये इतने कोऑर्डिनेट तरीके से काम करते थे जो टेक्नोलॉजी आज से 2000 साल पहले हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये यंत्र एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस था जो सोलर और लूनर एक्लिप्सेस, चांद के फेजेस, प्लैनेट्स और स्टार्स के पोजीशंस को कैलकुलेट करके भविष्य में उनका पोजीशन कहां पर रहेगा और कौन कौन सी घटनाएं घटेगी उसे प्रेडिक्ट किया करता था। इस आधुनिक यंत्र को फिर नाम दिया गया द एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, द ओल्डेस्ट कंप्यूटर टू एवर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब क्या आपने सोचा कि इसे कंप्यूटर आखिर क्यों बुलाया गया? कंप्यूटर्स तो ऐसे दिखते हैं ना, तो किस लिहाज से ये डिवाइस एक कंप्यूटर हुआ? तो फिर क्या हम आज के कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टीवी, माइक्रोवेव्स, गीजर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, क्या इन्हें भी कंप्यूटर्स बोल सकते हैं क्या? वेल, इसके लिए ना एकदम शॉर्ट में ABCD से समझते हैं कि कंप्यूटर ही आखिर क्या होता है इन द फर्स्ट प्लेस। देखो, एकदम सिंपल भाषा में कंप्यूटर का मतलब होता है कोई भी यंत्र जो कंप्यूट करे, यानी कि कैलकुलेट करे और सही आउटकम को प्रेडिक्ट करे। और इसी वजह से एक सिंपल सा कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर होता है। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म भी उस समय ब्रह्मांड के सिद्धांतों को मैथ्स के नंबर्स के जरिए मशीन्स के मूवमेंट में कोडिफाई कर रहा था, ठीक जिस तरह आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांतों को एल्गोरिदम्स के जरिए ऑपरेशंस में कोडिफाई करते हैं। और इसीलिए सबसे पुराने कंप्यूटर्स का जन्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में नहीं बल्कि मैकेनिकल सर्किट्स में हुआ था। और कई साइंटिस्टों के अनुसार एंटीकिथेरा मैकेनिज्म की तरह इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास अगले 1400 सालों तक नहीं आई थी। और फिर आया कंप्यूटर्स के इतिहास में एक बड़ा माइलस्टोन। साल 1642 में एक 19 साल के फ्रेंच मैथमेटिशियन ने आज के मॉडर्न कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स का एक पुराना प्रोटोटाइप बना लिया जो अगेन मैकेनिकली फंक्शन करता था। इसमें भी गियर्स और क्रैंक्स यूज किए गए थे जो डायल्स को रोटेट करने से इनपुट किए नंबर्स के करस्पॉन्डिंग आंसर्स को डिस्प्ले करते थे। इस पुराने कैलकुलेटर का नाम पैस्कलीन पड़ा और वो जीनियस और कोई नहीं बल्कि ब्लेस पैस्कल थे जो लियोनार्डो डा विंची के कैलकुलेटर के डिजाइन से बहुत ही इंस्पायर्ड थे और उस डिजाइन को इन्होंने एनहांस करके रियलिटी बनाया। अब पैस्कलीन कैलकुलेटर जैसे आप देख सकते हो फिर भी एक बहुत ही बड़ा डिवाइस था, आज के कैलकुलेटर्स की तरह तो बिल्कुल नहीं। और ये तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नहीं। बट इस मॉडल ने एक ब्राइट जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्राइड लेबनीज को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया और उन्होंने इसे फिक्स करके अपना खुद का एक न्यू मॉडल बनाया जिसका नाम रखा गया स्टेप रेकोनर, जो चारों इंपॉर्टेंट मैथ फंक्शंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाने लगा था। अब ये कैलकुलेटर उस समय के लिए काफी एडवांस जरूर था बट अब भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स के कैलकुलेशन तो ये नहीं कर पा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इक्वेशंस को कैलकुलेट करना हो। ये इक्वेशंस आपको याद है, हमने बचपन में ये अलजेब्रा में सीखा था। यहां पर fx पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी कि मेन आंसर जो हमें फाइंड करना है। ऐसे इक्वेशन को उस वक्त कोई कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर सकता था भला? ऑल्सो नंबर्स के लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालना भी उस समय इम्पॉसिबल था कैलकुलेटर्स के लिए। और 19वीं सदी आते आते तो जैसे आपको पता है ब्रिटिशर्स तो एक्सप्लोरर्स और कॉलोनाइजर्स बन चुके थे, इसीलिए नेविगेशन में, सेलिंग में, इवन इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक में एडवांस्ड और फास्ट कैलकुलेशंस कर पाने की अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। और इसीलिए मजबूरी में उस वक्त लोग ऐसे दिखने वाले मैथ्स के प्रिंटेड टेबल्स का इस्तेमाल किया करते हैं। अब इन इंपॉर्टेंट टेबल्स को बनाता कौन था पता है? हम इंसान, मैनुअली। और हम इंसान तो गलतियां करने में माहिर है, इसीलिए कैलकुलेशन से लेकर अलग अलग स्क्रिप्ट्स में ट्रांसलेट करना और फिर प्रिंटिंग तक में कहीं पर भी अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो कोई जहाज किसी महासागर के तूफान में भटक जाएगा या किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही गलत बन जाएगा, जैसे 1707 में हुआ भी। इन्हीं गलत मैनुअल कैलकुलेशंस की वजह से एक नहीं 4 शिप्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए और कुल मिलाकर 2000 सेलर्स ने अपनी जानें गंवा दी थी। इस घटना को द स्किली नेवल डिजास्टर कहा जाता है और इसीलिए एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस साइलेंट खतरे का एक बड़ा अलार्म रेज किया। ये और कोई नहीं बल्कि हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स चार्ल्स बैबेज थे, जिन्होंने उस वक्त सरकार के सामने कुछ कड़वे फैक्ट्स रखे। उन्होंने सरकार को फिगर्स में बताया कि हर कुछ महीनों में सरकार को एटलीस्ट 2 से 3 मिलियन पाउंड्स का लॉस हो रहा है ऐसे आउटडेटेड मैनुअली प्रिंटेड मैथ टेबल्स की वजह से। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पिच करते हुए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर मॉडल
डिफरेंस इंजन, जो आगे जाकर मॉडर्न कंप्यूटिंग का इंस्पिरेशन बनेगा। डिफरेंस इंजन उनका पहला कंप्यूटर मॉडल था जो आसानी से ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके वैल्यूज को रियल टाइम में प्रिंट कर सकता था। लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को भी ये निकाल सकता था। बट वो यहां पर नहीं रुके। उनका कंप्यूटर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स तो कर पा रहा था, बट आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरह प्रोग्रामेबल कहां था। मतलब उनका कंप्यूटर तो ऐसा था कि आप जो इनपुट नंबर अंदर डालोगे सीधा उसका एक आउटपुट आंसर बाहर आ जाएगा। आप कंप्यूटर को कुछ कोड्स के जरिए न्यू नॉलेज या लैंग्वेज सिखा नहीं सकते, जिससे कंप्यूटर इनपुट को नए तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकता था और नए टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता था। आज हम प्रोग्रामिंग के बिना कंप्यूटर्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और बस इसी सोच ने जन्म दिया उस वक्त उनके सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉडल के डिजाइन को, द एनालिटिकल इंजन, जो दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बना। कॉन्सेप्ट इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये इतना अहेड ऑफ टाइम था कि ये पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हो पाया लैक ऑफ फंडिंग की वजह से। बट अगर ये तैयार होता तो ये उस समय 30 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक प्रॉपर मॉडर्न कंप्यूटर की तरह होता, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि स्टीम से चलता। अब इंटरेस्टिंग चीज पता है, उस समय कोड्स कैसे लिखे जाते थे और उन्हें कंप्यूटर में कैसे फीड किया जाता था? वेल, ऐसे पंच कार्ड से। ये पंच कार्ड्स मैन्युअली डिजाइन किए जाते थे। ऐसे दिखते थे दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड्स, जो मिलकर कंप्यूटर का एल्गोरिदम बनाते थे, यानी इंस्ट्रक्शंस फीड करते थे कि क्या इनपुट पर क्या आउटपुट देना है। चार्ल्स बैबेज की एक स्टूडेंट एडा लवलेस, जो मैथ में बहुत अच्छी थी, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला एल्गोरिदम लिख के दिया दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के लिए, जिसमें उन्होंने बर्नौलीज नंबर की सीरीज को कैलकुलेट करने के स्टेप्स को फीड किया था। और यहीं से, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, कंप्यूटर ऑटोमेशन की शुरुआत हो गई थी। प्रोग्रामेबिलिटी आ चुकी थी, मेमोरी स्टोरेज और ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कॉन्सेप्ट आ चुका था एक कंप्यूटर में। बट चलो माना कि ये कंप्यूटर्स भले ही प्रोग्रामेबल हो गए थे, बट अब भी तो मोस्टली मैकेनिकल ही थे ना। कोई भी चीज अगर मैकेनिकल है तो उसमें ह्यूमन एफर्ट तो फिर भी रहता ही है। प्लस यूजुअली मैकेनिकल चीजें स्लो भी रहती है प्रोसेस करने में, उनमें ज्यादा पार्ट्स भी लगते हैं और वो बहुत ज्यादा जगह भी घेरती है। और इसीलिए अगर हमें वाकई में एडवांस कंप्यूटर्स बनाना है तो हमें इन मैकेनिकल कंप्यूटर्स के परे कुछ और सोचना होगा। किसी ऐसे फंडामेंटल फोर्स को लेवरेज करना सीखना होगा जो इंफॉर्मेशन को और ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सके। और वो फंडामेंटल फोर्स आखिर क्या हो सकती है? वेल, इसका जवाब थॉमस एडिसन के पास था। यस, थॉमस एडिसन, जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है इलेक्ट्रिकल बल्ब्स के जन्म का। बट बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि इन्हीं बल्ब्स ने मॉडर्न कंप्यूटर्स के बनने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। और मजे की बात आपको पता है, इसके बारे में तो उन्हें खुद भी नहीं पता था। अब मजा देखना, 1883 में थॉमस एडिसन अपने इलेक्ट्रिक बल्ब्स पर रिसर्च कर रहे थे कि क्यों बल्ब्स कुछ समय में फेल हो जाते हैं। तब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज को देखी। उन्होंने देखा कि उनके बल्ब्स का सिर्फ एक साइड का ग्लास एरिया ओवर टाइम ब्राउन कलर के एक लेयर से कोट हो जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर तो और कुछ नहीं होता, सिर्फ जलने वाला टंगस्टन का फिलामेंट, और वो भी वैक्यूम में। तब उन्होंने उस वैक्यूम सील्ड ग्लास के अंदर एक मेटल के प्लेट को डाला जो यूजुअली नेगेटिवली चार्ज होता है, और उसे एनोड कहते हैं। अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। जैसे ही उस मेटल प्लेट पर उन्होंने एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाया और बल्ब को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से फटाक से उस प्लेट पर जाकर चिपकने लगे और एक करंट पैदा होने लगा। बट वहीं पर जब उन्होंने उस प्लेट पर एक नेगेटिव वोल्टेज लगाया तो कोई भी करंट पैदा नहीं होता। अब ये करंट एग्जैक्टली क्या था, क्यों क्रिएट हो रहा था, ये एडिसन को खुद उस वक्त पता नहीं था। और इसीलिए उन्होंने इस करंट को मिस्ट्री करंट नाम दे दिया और पैटेंट करवा दिया कि भाई आगे अगर इस करंट से कुछ काम होगा तो हम करवा लेंगे, अभी के लिए मैं इसको पैटेंट कर लेता हूं। और एडिसन का अंदाजा बिल्कुल सही था। यही करंट, जिसे लोग एडिसन करंट कहकर बुलाने लगे थे, आगे जाकर यही दुनिया बदलने वाला था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की रीढ़ की हड्डी बनकर डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आएगा। देखो, फंडा एकदम सिंपल है। एडिसन करंट ने बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करना सिखा दिया था, और इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना सीखना मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना पाना, जो आगे एडवांस कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज बनाने में मदद करेगी।
अब इस सिंपल से प्रिंसिपल से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे बन सकता है, इसे एक इजी से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये एक बेसिक सा सर्किट है। यहां पर लाइट बल्ब से निकलते इलेक्ट्रॉन्स के ग्लास वॉल्स पर टकराने से पहले एक कंडक्टिंग मेटल प्लेट लगा है, जहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे और स्मार्टली इसे रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए बीच में एक खास किस्म का ग्रिड लगाया गया है, जिसका काम बस इतना है कि एक नल की तरह इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को बहने देना है या फिर स्टॉप करना है। और ये ग्रिड काम कैसे करेगा भला? वोल्टेज अप्लाई करने से। जैसे हमने पहले देखा था, पॉजिटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को और तेजी से अट्रैक्ट करेगा यानी बहने देगा, और नेगेटिव वोल्टेज स्लो कर देगा या तो स्टॉप कर देगा, डिपेंडिंग ऑन कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाए। इस सिंपल से सर्किट को कहते हैं एक वैक्यूम ट्यूब। और इसीलिए आपको सुनकर हैरानी होगी, बट सबसे पहले के जो बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो एक्चुअली में लाइट बल्ब से चला करते थे। वो कमरे जितने बड़े हुआ करते थे, जैसे ये 80 फीट चौड़ा 8 फीट लंबा ENIAC फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल यूज कंप्यूटर जब चलता था तो ऐसा लगता था कि एक साथ किसी ने हजारों बल्ब जला दिए। इमेजिन द लेवल ऑफ हीट। इंजीनियर्स मजाक में कहते थे कि बर्फ के मौसम में तो उन्हें हीटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हाल ही में तक अपने पुराने CRT टीवीज में भी यही वैक्यूम ट्यूब्स तो यूज होते थे और इसीलिए वो हीट अप हो जाते थे, याद है? और ये टेक्नोलॉजी पूरे 60 से 70 सालों तक चली, जिस दौरान हमने काफी तरक्की देखी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे टेलीफोन्स, रेडियोज में ये सर्किट सिग्नल के एम्प्लीफिकेशन का काम कर सकते थे, यानी ज्यादा लाउड और क्लियर आवाज, और इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑन ऑफ करके इसे बाइनरी यानी कि 1 और 0s के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता था, जो लैंग्वेज की कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स से कोड्स के जरिए डिजायर्ड आउटपुट निकाल सकती थी। यानी अब हमारे कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक कोड्स पर शिफ्ट हो चुके थे। वो पंच कार्ड्स की अब कोई जरूरत नहीं थी। पर अब भी पता है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को घंटों तक कंप्यूटर्स के सामने खड़े रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हर दिन 40 से 50 बल्ब्स फटा करते थे और उन्हें तुरंत रिप्लेस करना पड़ता था। और इसीलिए साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स एक्चुअली में ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हैं, ज्यादा रिसोर्सेज लेते हैं, ज्यादा एनर्जी चूसते हैं, ज्यादा हीट आउटपुट करते हैं, जिस वजह से ज्यादा एरर प्रोन भी बन जाते हैं। कैसा रहेगा अगर हम एग्जैक्ट सेम टेक्नोलॉजी, एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म को किसी बहुत ही छोटे से सर्किट में अगर फिट कर सके तो? 1947 यानी हमारे आजादी के साल में 3 ब्रिलियंट साइंटिस्ट जॉन बार्डीन, वॉल्टर ब्रिटेन और विलियम शॉकली ने बेल लैब्स में एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक छोटे से चावल के दाने जैसे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करके बता दिया, जिस एक्सपेरिमेंट ने वैक्यूम ट्यूब्स के अंत के दरवाजे खोल दिए। जब एक चावल जैसे छोटे से ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, तो कभी भी फूट जाने वाले बड़े बड़े बल्ब्स की क्या जरूरत है? ये चावल सा छोटा सा मटेरियल एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम था, जो बहुत ही जल्द रिप्लेस हो जाएगा और एफिशिएंट और ज्यादा हाई हीट झेल पाने वाले मटेरियल सिलिकॉन से, जो आज हर हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स में यूज होता है। ये ट्रांजिस्टर्स ज्यादा फास्ट थे, कम पावर लेते थे और साइज में भी काफी छोटे थे। बस यहीं से सिलिकॉन एज की शुरुआत हो चुकी थी। उस वक्त कैलिफोर्निया के वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट को सिलिकॉन वैली क्यों नाम दिया गया? क्योंकि आज भले ही हम सिलिकॉन वैली को हब ऑफ टेक एंड सॉफ्टवेयर कंपनी समझते हैं, लेकिन इस जगह में टेक कंपनीज ने शुरुआत कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने से की थी। स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज ने यहां पर कई इनोवेटिव कंपनीज जैसे HP और स्टूडेंट्स को लैंड लीज पर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, यहां पर कंप्यूटर टेक डेवलप करने के लिए। कंपनीज जैसे IBM, हनीवेल, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स, जिसके ही लोग आगे जाकर इंटेल और AMD बनाएंगे, यहां पर 1950s तक आ चुके थे। ये एरिया एक टेक और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स का हब बनते जा रहा था और इसीलिए इसका नाम पड़ा सिलिकॉन वैली। बट कंप्यूटर टेक का एडवांसमेंट यहीं तक नहीं रुका, एक लेवल ऊपर चला गया। पता है, पहले वैक्यूम ट्यूब्स को आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता था और इसीलिए कंप्यूटर्स ऐसे वायरी से दिखते थे। यही सेम प्रॉब्लम अर्ली सेमीकंडक्टर्स के साथ भी हुआ था। उन छोटे सेमीकंडक्टर्स को भी कंप्यूटर्स में वायर्स के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ता था और इसीलिए कंप्यूटर का असल साइज सिर्फ 30 से 40% ही कम हो पाया था। और फिर 1958 में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि IC का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया।
ये जो भी आज आप मदरबोर्ड्स, रैम्स, SSDs देखते हो ना, इनमें एक ही सर्किट बोर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स को अटैच किया जाता है। यही वो टेक्नोलॉजी थी जो जैक ने इन्वेंट की थी। और इसके बाद तो मानो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पावर्ड विथ न्यू सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स को जैसे पंख ही लग गए थे। कंप्यूटर्स का साइज कम, एनर्जी कम, पार्ट्स कम, ये सभी डेवलपमेंट ने वो कंप्यूटर जिसकी कीमत एक समय में $7 मिलियन हुआ करती थी को बस कुछ लाख रुपयों तक ही पहुंचा दिया। प्लस कंप्यूटर्स को पोर्टेबल भी बना दिया। लेकिन अब भी अगर आप सोच रहे हो कि पीसी एकदम कॉम्पैक्ट हो गए थे तो आप गलत हो। फिर भी पीसीस एक मिनी फ्रिज जितने ही थे अभी तक। पता है क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स का युग अभी भी आना बाकी था, जिसकी घोषणा 1970s में इंटेल ने फाइनली कर दी। क्या ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट था कि आप एक पूरे के पूरे कंप्यूटर के सर्किट को एक छोटे से हथेली में फिट हो जाने वाले डिवाइस में फिट कर पा सकते थे। यह थी माइक्रो प्रोसेसर्स की ताकत, जो इंटेल ने अपने सबसे पहले 4004 या 4004 माइक्रो प्रोसेसर को रिलीज करके दुनिया को दिखा दिया था। इस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर में एक पूरे कंप्यूटर का इंटीग्रेटेड सर्किट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स है, इंटीग्रेटेड मेमोरी है और भी बहुत बहुत कुछ। जस्ट इमेजिन कहां से हमने शुरुआत की थी, कितने बड़े कंप्यूटर्स से, और कहां पर हम पहुंच चुके थे, एक माइक्रो प्रोसेसर पर। इंटेल के सीईओ गॉर्डन मोर ने तो इसी कॉन्फिडेंस से एक सिद्धांत भी दे दिया था कि अब से हर 2 सालों में हमारे प्रोसेसर्स की प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाएगी। ये पॉसिबल हो पाएगा प्रोसेसर में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एवरी ईयर डबल करके। बट ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि एक माइक्रो प्रोसेसर में स्पेस तो लिमिटेड ही है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स के साइज को और ज्यादा छोटा करके। और इसीलिए आप देखोगे तो 1970s में जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने रिलीज किया था, पता है उसमें कितने ट्रांजिस्टर्स थे और वो कितने नैनोमीटर्स के थे? सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर्स थे जो 10,000 नैनोमीटर साइज के थे। कंपैरिजन के लिए आज इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर्स में 150 करोड़ प्लस ट्रांजिस्टर्स है और इनका साइज कितना छोटा हो चुका है आपको पता ही होगा, जस्ट 3 फ्रीकिंग नैनोमीटर्स तक। 3 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर मतलब इतना पतला कि सिर्फ 20 एटम जितना इसकी थिकनेस है। देख रहे हो, इन 50 सालों में माइक्रो प्रोसेसर्स की भी तरक्की। लेकिन जैसे हर एक दौर का फाइनली कभी ना कभी तो अंत आता है, इस माइक्रो प्रोसेसर्स की भी दौड़ के दौर का भी लगता है अंत आ चुका है। बिकॉज इससे और कितने ही छोटे ट्रांजिस्टर्स आप बना लोगे, मैक्सिमम मे बी 2 नैनोमीटर्स। इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने के लिए रोड ही इतनी छोटी हो जाएगी कि लिटरली इलेक्ट्रॉन्स रोड से ही बाहर इधर उधर भटकने लगेंगे और सर्किट मैल फंक्शन करने लगेगा, एरर प्रोन हो जाएगा हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस की वजह से। चलो मे बी 3D टेक यूज करके और ट्रांजिस्टर्स को आप क्रैम कर लोगे, बट एक पॉइंट के बाद प्रैक्टिकली और इसको स्केल कर पाना पॉसिबल इतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यहां से टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों की तरह एक्सपोनेंशियली नहीं ग्रो कर पाएगी। और इसीलिए वो मूर्स लॉ जो पहले 2 सालों में डबल हुआ करता था, अब 4 सालों में डबल कर पा रहा है। बट जैसे आपको पता होगा, एक दरवाजा अगर कहीं पे बंद होता है तो दूसरा कहीं पर खुलता है। इंसानी तरक्की ना पहले कभी रुकी थी और ना ही अब रुकने वाली है। आज इतने ब्रिलियंट माइंड्स मिलकर अपने किस्मत पर अफसोस जताते हुए चने थोड़ी ना चबाने वाले। 1880s में मैकेनिकल कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर जो हमने शिफ्ट देखा, उसके बाद से हमारी प्रोसेसिंग पावर लिटरली मिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ गई थी और साइज कई 100 गुना छोटा होते गया, जस्ट बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांतों को एक्सप्लॉइट किया। क्या कोई इससे भी फंडामेंटल सिद्धांत हो सकता है क्या, जो बिल्कुल इसी तरह हमें आज के मॉडर्न कंप्यूटर से भी मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा प्रोसेसिंग पावर दिला सके? इट टर्न्स आउट इसका जवाब है हाँ। क्वांटम थियरी और क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऐसा साइंस है जो रियलिटी के ही रूल्स को अनरियल बना देता है। IBM के वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्ट सुटोर के हिसाब से एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर को एक सिंपल से ही मॉलिक्यूल जैसे कैफीन का ही एक 1-to-1 सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए 10⁴ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लगते हैं। जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कितना है आपको पता है? जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पूरे पृथ्वी में है ना, उसका 10%। ये इसीलिए क्योंकि क्वांटम रियलिटी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है और आप सिंपली उसे क्लासिकल कंप्यूटर से समझ ही नहीं सकते। इसी एग्जैक्ट थॉट ने पहली बार जन्म दिया था 1980s में क्वांटम कंप्यूटर्स के आइडिया को। और पता है ये थॉट सबसे पहले किसे आया था?
थिंक वेल, जिस तरह आज हम 19th सेंचुरी के कंप्यूटर्स को बस कैलकुलेटर्स की तरह देखते हैं ना, कि तो नल्ले कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स ने ऑलरेडी हमारे आज के कंप्यूटर्स को उनका असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। इनके सामने हमारे आज के एडवांस सुपर कंप्यूटर्स भी बस सिंपल कैलकुलेटर्स की तरह लगते हैं। सो एग्जैक्टली ये क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है? इन सिद्धांतों को एक्सप्लॉइट करके हम बिलियंस ऑफ गुना ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर बना सकते हैं। कैसे गूगल के नए क्वांटम चिप ने बस 5 मिनट में वो कैलकुलेशन करके दिखा दिए जो एक सुपर कंप्यूटर को ब्रह्मांड की एज से भी 1000 गुना ज्यादा समय लगेगा। और कैसे बहुत ही जल्द हम एलियन लाइफ को भी खोज पाएंगे, सारी बीमारियों को खत्म कर देंगे और इंसानों की जिंदगियों को 150 से 200 सालों तक लंबा कर पाएंगे, ऑल विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटम कंप्यूटर्स। साल 1981 की बात है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक लेक्चर सिमुलेटिंग फिजिक्स विद कंप्यूटर्स में एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने ये एक ऑब्जर्वेशन सामने रखा कि क्वांटम सिस्टम्स जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हो गए, ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करते हैं और ये क्वांटम बिहेवियर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इन्हें क्लासिकल कंप्यूटर्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस और जीरोस के बाइनरी लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। इन्हें समझने के लिए हमें एक ऐसा कंप्यूटर ही लगेगा जो क्वांटम लॉज यानी कायदे कानून पर ही काम करता हो। उनका यह स्टेटमेंट बहुत मशहूर भी हुआ था, नेचर इज नॉट क्लासिकल डैम इट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ सिमुलेशन ऑफ द नेचर यू बेटर मेक इट क्वांटम मैकेनिकल। इनफैक्ट फाइनमैन ने कुछ ब्यूटीफुल आइडियाज भी प्रपोज किए जो ही आगे जाकर क्वांटम कंप्यूटर्स की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। जैसे उन्होंने सजेस्ट किया कि आज हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं ऑन ऑफ स्विच की तरह, बाइनरी लैंग्वेज में ऑन यानी कि 1, ऑफ यानी कि 0, और इनके कॉम्बिनेशन से ही हम लॉजिकल ऑपरेशंस को क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हम क्वांटम कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को यूज कर सकते हैं, स्पिन अप यानी कि 1 और स्पिन डाउन यानी कि 0। मगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अप या डाउन स्पिन या 1 या 0 असाइन करने से क्या ही हो जाएगा, थोड़ी ना कंप्यूटर पावरफुल बन जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर्स में वो अनइमेजिनेबल पावर आखिर आती कहां से? वेल, क्वांटम मैकेनिक्स यानी सूक्ष्म पार्टिकल्स के दुनिया के 2 बहुत ही पावरफुल सिद्धांतों से। नंबर 1 क्वांटम सुपरपोजिशन और नंबर 2 क्वांटम एंटेंगलमेंट। इन पावरफुल प्रिंसिपल्स को आज क्वांटम कंप्यूटर्स में कैसे यूज किया जाता है समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान देना, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अक्सर वो गलत होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को समझे बिना आप क्वांटम कंप्यूटर्स को ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो ध्यान देना, इमेजिन करो एक स्ट्रेट खड़े प्लेट पर आपने 2 पैरेलल स्लिट्स बनाए और उस प्लेट के सामने से आप कुछ रेती के दाने को फायर करते हो। तो प्लेट के पीछे अगर एक स्क्रीन लगाया हुआ हो तो वहां पर आपको कैसा पैटर्न दिखेगा? वेल, 2 पैरेलल लाइंस, राइट? ये कॉमन सेंस है। बट जो चीज कॉमन सेंस नहीं है वो ये है कि अब अगर आप रेती के जगह पर लेट्स से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स को फायर करोगे तो दूसरे साइड स्क्रीन पर आपको ये वाला पैटर्न नहीं दिखेगा, बल्कि ऐसा पैटर्न दिखेगा। अब ये क्या चीज है, ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इस पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न ना वेव्स बनाते हैं, क्योंकि अनलाइक पार्टिकल्स, वेव्स का बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है कि वो खुद के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं, इंटरफियर करते हैं। सो क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक्चुअल में वेव्स है? हमें तो पार्टिकल्स ही सिखाया गया था ना। वेल, यस, वो पार्टिकल्स ही है, बट वो बिहेव वेव्स की तरह करते हैं। उनका मूवमेंट हमारी दुनिया में एक वेव की तरह होता है और इसीलिए हम कहते हैं ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि दोगलापन दिखाते हैं ये पार्टिकल्स। अब जब उन्हें 2 स्लिट्स के सामने से फायर किया गया तो गौर करना हुआ क्या, वो वेव की तरह दोनों स्लिट्स के थ्रू एक साथ निकल गए, यानी कि एक पार्टिकल क्वांटिटी में 1 होने के बाद भी एक साथ 2 स्लिट्स के थ्रू पास हो पाया। इसी इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को सुपरपोजिशन कहा जाता है। वो एक साथ 2 जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। अब ये चीज हमारे कॉमन सेंस के लिए हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट बने रहो, आगे थोड़ा थोड़ा सेंस बनाने लगेगा। अब इमेजिन करो अगर इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम किसी तरह यूज करके उससे हम एक साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेशंस या कंप्यूटिंग करवा पाए तो कैसा रहेगा? वेल, ऐसा ही कुछ आइडिया पहली बार क्वांटम कंप्यूटर के फादर डेविड डॉइच को 1980s में आया था, जिन्होंने फिर इसी आइडिया पर काम शुरू कर दिया। अभी के लिए वापस आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पर। सो अब मुझे यह बताना, अगर एक वेव 2 स्लिट से पास हो रही है
तो क्या होगा? वो वेव स्लिट्स के थ्रू पास होते ही ब्रेक डाउन हो जाएगी मल्टीपल वेव्स में, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और इंटरफियरेंस क्रिएट होगा। अब इंटरफियरेंस भी ना दो टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अगर एक इंटरफियरेंस में दो सेम साइज और स्ट्रक्चर के वेव्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहा जाता है। और इस केस में क्योंकि वो कंबाइन हो रहे हैं तो ऐड होने की वजह से उस वेव का साइज और बढ़ जाएगा। और अगर लेट्स से इंटरफियरेंस की वजह से अगर दो वेव्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहा जाता है। और ऐसे में वो वेव्स या तो छोटे हो जाएंगे या तो टोटली कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। अब ना जरा पीछे स्लाइड पर ध्यान देना, जहां जहां पर आपको ये ब्राइट स्ट्राइप्स दिख रहे हैं ना, वो सभी वही एरियाज है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ है, यानी कि वेव्स कन्वर्ज हुए हैं, एम्पलीफाई हुए हैं। इसी वजह से वहां पर ज्यादा पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए। अब फ्रेंड्स यहां पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करता हूं, थोड़ा सा गौर करना और सोचना और मुझे बताना कि हमें इससे क्या सीखने मिला। पहली चीज कि आप एक पार्टिकल को एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो कहां पर मिलेगा, मगर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि उसके कहां मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। दूसरी चीज, आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस पार्टिकल के कहां पर ना मिलने के चांसेस हाई हैं। ये सिर्फ उस पार्टिकल के वेव बिहेवियर की वजह से है, और वेव बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक नहीं बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक होता है। यानी कि आप निश्चित 100% सटीकता से ये नहीं बता सकते कि वो पार्टिकल्स आपको कहां पर मिलेगा, बट आप प्रोबेबिलिटी के मैथ्स को यूज करके बेस्ट गेस लगा सकते हो कि वो पार्टिकल्स आपको कहां कहां मिल सकते हैं। और स्लाइड पर दिखने वाले ये सभी ब्राइट एरियाज वो हाईली प्रोबेबल एरियाज हैं जहां पर आपको कोई भी एक फायर किया हुआ पार्टिकल मिल सकता है। जितना ज्यादा ब्राइट और लार्ज वो एरिया, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहां पर पार्टिकल के मिलने की। जब से हमें यह चीज पता चली कि क्वांटम वर्ल्ड फिक्स्ड आउटकम्स पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटीज पर आधारित है, तब से हमें यह दुनिया इतनी भी गोलमाल नहीं लगने लगी और हम इसे समझ पाने लगे, अपने रूल्स बनाने लगे। जैसे 1926 में एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न ने अपना ही एक फॉर्मूला बनाया जो एग्जैक्टली एक पार्टिकल की कहीं पर मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकता था। यानी कि हम अनसर्टेनिटी को ही सर्टेन बनाने लग गए थे। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस ने क्वांटम कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स के बनने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। देखो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स ने बेसिकली क्या दिखाया कि वो एक साथ मल्टीपल पैथ्स चल सकते थे और लास्ट में बता सकते थे कि उनके मिलने के चांसेस सबसे हाई कहां पर है। क्या इसी सिद्धांत को एक कंप्यूटर में नहीं यूज किया जा सकता क्या? एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें अरबों ऑप्शंस हैं, बट सही जवाब सिर्फ एक है या चुनिंदा कुछ, जैसे किसी हाई सिक्योरिटी डेटा के एन्क्रिप्शन कोड को ब्रेक करना। इन प्रिंसिपल अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए बेसिकली हमारा गोल सिर्फ इतना होगा कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के इस प्रोबेबिलिटी वाले सिद्धांत और इंटरफेरेंस इफेक्ट्स को सही से यूज करें तो हम कैलकुलेशंस के दौरान कई किस्म के सिमिलर वेव्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज को रिपीटेडली कंबाइन कर सकते हैं और हर कुछ प्रोसेसिंग के बाद हम अपने आंसर के करीब आ सकते हैं। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वो वेव्स एक बहुत ही पर्टिकुलर तरह से इंटरैक्ट करके बता रहे थे कि वो पार्टिकल कहां पर लैंड कर सकता है, उसी तरह हम क्वांटम कंप्यूटर्स में वेव्स को इंटरफियर करा सकते हैं और वो सभी डिस्ट्रक्टिव या एवरेज वेव पैटर्न्स को दबाकर उन पर्टिकुलर सबसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस पैटर्न्स पर फोकस कर सकते हैं, जिससे सही आंसर एम्पलीफाई होकर अपने आप हमारे सामने आ जाएगा। सो बेसिकली हम अपने क्वांटम प्रोसेसिंग से लिटरली सही आंसर को अरबों वेव्स के इंटरफेरेंस से बिल्ड कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें उस कंप्यूटर में कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स की जरूरत होगी इस प्रोसेस को मैथमेटिकली डायरेक्ट करने के लिए। और बस यही फंडामेंटल प्रिंसिपल क्वांटम कंप्यूटर्स के पीछे का कि सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और रेगुलर वेव्स को एलिमिनेट करके, नॉइज को एलिमिनेट करके, जो वेव्स एक साथ कंबाइन होकर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं उन्हें कंबाइन होने दें, मानो जैसे किसी म्यूजिक में सारे कोहेरेंट वेव्स ताल से ताल मिला रहे हैं, और सही आंसर मोस्ट सर्टेनली वही होगा। अब इसी प्रिंसिपल को वर्किंग में
एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर फिर क्वांटम मैकेनिक्स के सही इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले तो ये बेसिक्स क्लियर कर दूं कि एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर में डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के लिए क्लासिकल बिट्स यूज किए जाते हैं, जो बेसिकली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही जाना था। इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का स्विच ऑन या ऑफ होना इंफॉर्मेशन को 0 या 1 के रूप में आगे ट्रांसमिट करता है। सारे के सारे प्रोग्राम्स, वर्ड्स, इमेजेस जो भी आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो वो इन्हीं 1 और 0 से भरे कोड्स से ही बने होते हैं। और इन क्लासिकल बिट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक समय में या तो 1 डिनोट करेंगे या तो 0। ओके, सो अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की। वेल, इनमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म के बिट्स यूज होते हैं कॉल्ड क्यूबिट्स। ये क्यूबिट्स 1 होंगे या 0, ये इनके पार्टिकल स्पिन पर डिसाइड होता है। अप स्पिन यानी कि 1 और डाउन स्पिन यानी कि 0। अब क्योंकि क्यूबिट्स की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी सुपरपोजिशन है, इस वजह से ये एक साथ दोनों स्टेट्स इक्वली दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो जब तक कॉइन नीचे नहीं गिर जाता तब तक वो कॉइन अपनी स्टेट को रिवील नहीं करेगा और उसे मैथमेटिकली एन एवरेज ऑफ बोथ हेड्स एंड टेल्स लिखा जा सकता है। उसी तरह एक क्यूबिट के केस में भी जब तक उस क्यूबिट को मेजर नहीं किया जाता वो दोनों ही स्टेट में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकता है, बाइनरी 1 एंड 0। अब ना मैं आपको एक क्यूबिट की असल पावर का एक झलक दिखाता हूं। इमेजिन करो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जैसे एक रैट मेज जिसमें समझ लो 100 रास्ते हैं आगे बढ़ने के, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता मेज से बाहर निकालता है। अब एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को हर एक रास्ते के अंत तक जाकर पता लगाना होगा कि कौन सा रास्ता एक्चुअल में बाहर निकालता है। बट क्यूबिट्स के केस में रिमेंबर, एक साथ ये दोनों स्टेट्स यानी कि स्टेट 1 और 0 में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि क्लासिकल बिट सिर्फ एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और इसीलिए एक क्यूबिट यहां पर 2 रास्तों पर एक साथ चलकर सेम टाइम में पता लगा सकता है कि ये रास्ते कहां तक लेकर जाते हैं। इसे क्वांटम कंप्यूटिंग की भाषा में पैरेललिज्म कहा जाता है। बट यहां से तो जादू की बस शुरुआत ही हुई है। थोड़ा सा ही क्यूबिट्स की संख्या को बढ़ाए ना तो इसकी असली पावर आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर लिनियरली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है। अब जरा देखना, 2 बिट्स के केस में ये 2 to the power of 2 यानी कि 4 स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेट 1 1 1 का कॉम्बिनेशन, स्टेट 2 1 0 का कॉम्बिनेशन, स्टेट 3 0 1 का कॉम्बिनेशन और स्टेट 4 0 0 का कॉम्बिनेशन। वंस अगेन सभी स्टेट्स में एक ही समय में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये एक साथ मेज में 4 पाथ्स को ट्रैवल कर सकते हैं। 3 क्यूबिट्स के केस में ये 2 to the power of 3 यानी कि 8 पाथ एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक सिंपल से क्वांटम प्रोसेसर 100 क्यूबिट का बना दिया जाए तो ये कितने रास्ते एक साथ प्रोसेस करेंगे पता है? जस्ट इमेजिन 2 to the power of 100 यानी इतने रास्ते। ये 1.26 नॉनिलियन यानी कि 1 के आगे 30 डिजिट्स, ये पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने एटम्स है ना उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर है। और अपने मेज में तो सिर्फ 100 ही पॉसिबल रास्ते थे। अरे अगर 1 बिलियन भी पॉसिबल रास्ते होते तो भी इसे ये प्रोसेसर चुटकियों में सॉल्व कर देता। और इसीलिए तो गूगल का ये नया प्रोसेसर बस 5 मिनट में वो कर पाया जो आज के सुपर कंप्यूटर्स को 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाते। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। इससे पहले मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटर्स में प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो मेज वाला एग्जांपल हमने लिया कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन टू अंडरस्टैंड है। एक्चुअली में हो क्या रहा होता है ना कि वो क्यूबिट्स मिलकर हर दिशा में लिटरली अरबों खरबों वेव्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं और क्वांटम कंप्यूटर उनके इंटरफेरेंसेस को ट्रैक कर रहा होता है और फाइनली कंप्यूटर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस को सेपरेट करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस को डिकोड करके सही आंसर का पता लगाता है। मतलब जिस जगह पर मोस्ट ऑफ द वेव्स मिलकर कोहेरेंटली ताल से ताल मिला रहे होते हैं वही सही जवाब होता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में अल्टीमेटली यूनिवर्स हमेशा किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को ही प्रेफर करता है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द वेव्स इंटरफेरेंसेस के बाद राइट आंसर तक इवेंचुअली पहुंच ही जाते हैं। यही ऑब्जर्वेशन रिचर्ड फाइनमैन ने भी नोटिस किया था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के अरबों खरबों रास्ते हो सकते हैं,
बट एक पार्टिकल की यही यूनिक टेंडेंसी है कि वो प्रोबेबिलिस्टिकली स्पीकिंग मोस्ट सर्टेनली हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही ट्रैवल करेगा। और फाइनमैन ने इसे मैथमेटिकली प्रूफ करके फाइनमैन्स पाथ इंटीग्रल्स डेवलप किया था। अब ये इतना फंडामेंटल सिद्धांत है कि यही एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है, और अब तक कोई भी थियरी इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाई है, इवन रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स भी। सो अब फ्रेंड्स, हम कहां तक पहुंचे? वेल, सुपरपोजिशन को पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे यूज करते हैं, इसका हमें एक आइडिया आ गया। अब समझते हैं कि एक दूसरे पावरफुल प्रिंसिपल क्वांटम एंटैंगलमेंट को ये कंप्यूटर्स कैसे यूज करते हैं। देखो, एकदम शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो क्वांटम एंटैंगलमेंट बेसिकली एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्यूबिट्स आपस में लिंक हो जाते हैं, एंटैंगल हो जाते हैं, जिससे वो मानो मैजिकली आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगते हैं, नो मैटर फिर उनके बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस कितना भी ज्यादा हो। इसको ऐसे समझो कि अगर एक भंवरा घूम रहा है लेफ्ट टू राइट और वो एंटैंगल हो जाता है किसी दूसरे भंवरे के साथ, तो वो दोनों भंवरे एक ही साथ एक ही तरह लेफ्ट टू राइट घूमने लगेंगे, मानो जैसे वो आपस में किसी मैजिकल धागे से लिंक हो गए। अब ये सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स के साथ होता है, भंवरे का तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, बट इन क्वांटम पार्टिकल्स के केस में फर्क नहीं पड़ता कि एक पार्टिकल पृथ्वी पर हो या दूसरा यूनिवर्स के एज में भी क्यों ना हो, ये आपस में ही कनेक्टेड ही रहेंगे। प्लस इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है, जो इसे सिग्नलिंग बिटवीन सिस्टम्स के लिए बहुत ही यूजफुल बना सकता है। हालांकि पॉइंट टू नोट इज कि आप कोई क्लासिकल इंफॉर्मेशन इससे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो स्पेशल रिलेटिविटी के लिमिट्स की वजह से। सो इस प्रिंसिपल से बेसिकली एक साथ कई सारे क्यूबिट्स एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशंस पैरेलली और एक्सट्रीमली फास्ट करवाया जा सकता है। सो अब क्वांटम कंप्यूटर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने के बाद सब कुछ तो सही लग रहा है ना बॉस? कितने पावरफुल ये कंप्यूटर्स हो सकते हैं ये तो हमने देख लिया। सो अब और क्या करना है? बस घर घर पे सबके लगा दो, इंस्टॉल करवा लो, इससे हम रेगुलर काम भी एकदम तेजी से कर पाएंगे, है ना? इन कंप्यूटर्स में वो रियल वर्ल्ड फील वाले गेम्स खेलने में कितना ही मजा आएगा। वेल, मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस को बस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स, जैसे आपने देखा, कुछ अलग ही किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। ये अपने पीसी की तरह वर्ड, एक्सेल या फिर पबजी चलाने के लिए नहीं बने। प्रॉब्लम्स जैसे जहां पर एक ताले की अरबों खरबों चाबियां हो सकती है, बट हमें सही वाला ढूंढ के निकालना है, वो भी फास्ट। हमें एक बड़े से 200 डिजिट के नंबर्स के फैक्टोरियल्स को ढूंढ के निकालना है, वो भी फास्ट। बेसिकली जहां पर हमें एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ डेटा में से कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ढूंढ के निकालना हो, या फिर हमें क्वांटम वर्ल्ड्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करना हो ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज को समझ पाए। वो प्रॉब्लम्स जहां पर एक्सट्रीम पैरेललिज्म की जरूरत हो, और ये सब प्रॉब्लम्स यूजुअली आपके और मेरे जैसे कॉमन इंसान के सर पर तो नहीं होते। अब तक क्वांटम एल्गोरिथम्स इतने एडवांस नहीं बने हैं कि ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सारे जनरल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। आज एक क्वांटम एल्गोरिथम बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के गिने चुने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनता है, और धीरे धीरे हम इन एल्गोरिथम्स और मशीन्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, अपने घर में क्वांटम कंप्यूटर्स तो हम तभी इंस्टॉल कर पाएंगे जब हम हमारे प्रकृति की तरह रूम टेम्परेचर्स में भी क्वांटम प्रोसेसेस को अंजाम देना सीख पाएंगे। ये फैक्ट है कि इवन आज तक हमें ये नहीं पता कि कैसे प्रकृति पेड़ पौधों में रूम टेम्परेचर्स में लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर शुगर में कन्वर्ट कर पाती है। फोटोसिंथेसिस एक क्वांटम फिनोमेनन है जो हमें नहीं पता अभी तक कि एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर्स में कैसे होता है, क्योंकि हम तो अभी तक क्वांटम इंटरैक्शंस को एक्सट्रीमली लो -273 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर्स में ही करवा पाए। इसे देखना, यह है एक क्वांटम कंप्यूटर, बट असल में यह क्वांटम कंप्यूटर कम और फ्रिज ज्यादा है। इसे इनर डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। क्वांटम चिप तो एकदम छोटा सा इस रेफ्रिजरेटर के बेस में है, जैसे आप देख सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर में ये बड़े मोटे पाइप्स देख रहे हो, इनके थ्रू हीलियम या नाइट्रोजन को नीचे के फ्लोर्स तक पंप किया जाता है। फिर ये सारे कर्ल्ड वायर्स आप देख रहे हो, इनके थ्रू सिग्नल्स माइक्रोवेव्स के जरिए पास होते हैं और फाइनली एक क्लासिकल कंप्यूटर को रिले किए जाते हैं। जब ये कंप्यूटर चालू होता है, इसे एक ऐसे बड़े से सिलेंडर जैसे एनक्लोजर के अंदर डालते हैं, जिसे आउटर डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ताकि बाहर के वातावरण, बाहर के हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से प्रोसेसर को बचाए, क्योंकि क्वांटम प्रोसेसर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है
क्वांटम डीकोहेरेंस, यानी कि उनके वेव्स में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आ जाना और उनका वेव नेचर ही कोलैप्स हो जाना। अब क्वांटम डीकोहेरेंस के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो काफी डेप्थ में आपको ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। बट बेसिकली आपको ये फैक्ट तो पता ही होगा कि क्वांटम पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही वो किसी दूसरे पार्टिकल या एनर्जी से इंटरैक्ट करते हैं वैसे ही उनका वेव फॉर्म कोलैप्स हो जाता है और वो अन्य पॉसिबिलिटीज वाले वेव से एक पार्टिकल बन जाते हैं, यानी कि वो अपने क्वांटम प्रॉपर्टीज जिसकी सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट को खो देते हैं और वो हमारे कोई काम के नहीं रहते। क्यूबिट्स के केस में भी ऐसा ही होता है ना, जैसे ही वो किसी भी प्रकार के इंटरैक्शन में आए वो सीधा अपना क्वांटम स्टेट खो देते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं और इसे ही डीकोहेरेंस कहते हैं। इसी डीकोहेरेंस से बचाने के लिए क्वांटम प्रोसेसर्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के एक्सट्रीमली करीब रखा जाता है, जो कि लोएस्ट टेम्परेचर एवर पॉसिबल इन द यूनिवर्स है, क्योंकि ये स्टेट लिटरली एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ अननेसेसरी मोशन और हीट है। ये पाइप्स देख रहे हो, ये पूरा कूलिंग सिस्टम का ही पार्ट है जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बनाए रख रहा है, मगर इसके बाद भी ये फुल प्रूफ नहीं है। आपको सुनकर ये यकीन नहीं होगा, बट ये सब के बाद भी क्यूबिट्स सिर्फ कुछ माइक्रो सेकेंड्स तक ही एक्टिव रह पाते हैं और फिर तुरंत डीकोहेर हो जाते हैं। इस छोटे से टाइम फ्रेम जिस दौरान वो क्यूबिट सुपरपोजिशन या कोहेरेंस में रहते हैं उसे कोहेरेंस टाइम कहा जाता है और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है क्वांटम कंप्यूटर्स को रियलिटी बनाने के रास्ते में। सारे बड़े कंपनीज के क्वांटम कंप्यूटर्स यहीं पर आकर अटक रहे हैं और एग्जैक्टली यहीं पर गूगल के विलो चिप ने भी इस बार एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है, एक लीप मार के दिखाया है। Quantum computers is the wild card. It could be a game changer. It could change the entire landscape of artificial intelligence. Google's Willow chip is touted as not just another technology breakthrough, but an evolution. In under 5 minutes, the chip can solve a problem that would take today's most powerful computers 10 septillion years. गूगल के विलो ने सारे सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर्स को पीछे छोड़कर कोहेरेंस टाइम को 5 गुना बढ़ाया एंड उसके बावजूद भी पता है अभी विलो का कोहेरेंस टाइम सिर्फ 100 माइक्रोसेकेंड्स ही है, यानी कि बस 0.1 मिलीसेकेंड्स। यही 0.1 मिलीसेकेंड्स तक ही एक क्यूबिट एक्टिव रह पाता है और अपने कैलकुलेशंस करता है। इतने कम समय में ये क्या ही कैलकुलेशंस करके दिखा देगा। अगर आपने न्यूज हेडलाइंस देखे हैं तो इन हेडलाइंस में तो खुद गूगल ने ये क्लेम किया है ना कि उनके कंप्यूटर्स ने 5 मिनट तक कैलकुलेट करके दिखाया। सो अगर उनका एक क्यूबिट सिर्फ 100 माइक्रोसेकेंड्स में ही कोलैप्स हो जा रहा है तो 5 मिनट तक कैलकुलेशंस कैसे रन हो पाए? वेल, एक स्पेशल टेक्निक की मदद से जो लिटरली क्वांटम कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी है, क्वांटम एरर करेक्शन, QEC। इस टेक्निक से क्वांटम कंप्यूटर्स लिटरली एरर्स यानी कि डीकोहेरेंट क्यूबिट्स को चुन चुन कर करेक्ट करते हैं और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं ताकि शो चालू रहे। इसे बेसिकली एक रिले रेस की तरह समझो। हर एक क्यूबिट छोटे छोटे पार्ट्स में कैलकुलेशंस करके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कोलैप्स हो जाता है और अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे क्यूबिट्स को रिले यानी कि ट्रांसफर कर देता है एंड देन वो क्यूबिट भी आगे ऐसे ही करते चले जाता है। सो अगर एक क्यूबिट का कोहेरेंस टाइम 100 माइक्रोसेकेंड्स है तो उसका एरर करेक्शन एटलीस्ट 10 माइक्रोसेकेंड्स में होते रहेगा ताकि इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती चली जाए। अब ये एरर करेक्शन रियल टाइम में आखिर कैसे हो पाता है? $1 मिलियन क्वेश्चन, राइट? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के ही लॉज के अनुसार अगर किसी भी तरह से आपने इन क्यूबिट्स के साथ फिजिकली इंटरैक्ट कर लिया, इन्हें छू भी लिया या मेजर कर लिया, तो ये एकदम से अपने क्वांटम स्टेट को कोलैप्स कर देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि ये कंप्यूटर्स एरर को फिक्स कर पा रहे हैं बिना क्वांटम स्टेट को ब्रेक करे? वेल, यही प्रॉब्लम ना क्वांटम कंप्यूटिंग का हार्ट है। ये कैसे एग्जैक्टली फिक्स होता है, इसे समझने के लिए पहले यह समझना कि क्वांटम कंप्यूटर्स में 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं। नंबर 1, बिट फ्लिप एरर, यानी बिट का इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है, 1 की जगह पर 0 हो गया या 0 की जगह पे 1। सेकेंड टाइप ऑफ एरर है फेज फ्लिप एरर, यानी एंटैंगल पार्टिकल्स के सिस्टम के बीच का डायनामिक ही चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 + 1 0 - 1 हो जाए। प्रोबेबिलिटीज तो दोनों का 1 और 0 ही रहेगा, यानी कि 50-50, बट 1 के आगे माइनस आ जाने से वो दूसरे एंटैंगल पार्टिकल्स के साथ अलग तरह से इंटरैक्ट करेगा जो कैलकुलेशंस में गड़बड़ी ला सकता है। अब ये 2 किस्म के एरर्स कैसे फिक्स होते हैं, इसे समझने के लिए ना इमेजिन करो आप एक सैंड कैसल बना रहे हो जो हवा और पानी के लगते ही खराब होने लगता है। तो आपको उसे हवा या पानी से बचा के रखना होगा, राइट? वेल, कब तक बचा के रख सकते हो?
हमारे क्यूबिट की भी यही परेशानी है ना, गलती से भी किसी से भी इंटरैक्ट नहीं कर सकता। बट अब अगर आप अपने सैंड कैसल के ही 3 हूबहू रेप्लिकास बना लो तो अब अगर कोई एक सैंड कैसल हवा या पानी से बिगड़ भी जाता है तो भी अब आपके पास दूसरे रेप्लिकास होंगे कंसिडर करके उस बिगड़े हुए सैंड कैसल को फिक्स करने के लिए। वेल, क्वांटम एरर करेक्शन में भी यही पॉपुलर टेक्निक जिसे रिडंडेंसी कहते हैं इस्तेमाल होती है। इस टेक्निक में बेसिकली एक मेन इंफॉर्मेशन वाले लॉजिकल क्यूबिट को 3 फिजिकल क्यूबिट्स में एनकोड किया जाता है। मतलब वो एक लॉजिकल क्यूबिट जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है अब उसे 3 फिजिकल क्यूबिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो इसका बेसिक इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 0 + 1 हम इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखेंगे कि 1 लॉजिकल क्यूबिट इज इक्वल टू 0 0 0 + 1 1 1। ऐसे फॉर्म में हम इसे स्टोर करेंगे। अब अगर लेट्स से एक बिट 0 फ्लिप हो जाता है 1 में तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, लॉजिकल क्यूबिट इज इक्वल टू 1 0 0 + 1 1 1। अब यहां पर इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए फिर क्वांटम गेट्स के थ्रू कुछ हेल्पर क्यूबिट्स या जिन्हें एंसिलरी क्यूबिट्स कहा जाता है उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा, जो प्रिसाइसली इन एरर्स के साथ क्वांटम एंटेंगल हो जाएंगे। जैसे क्वांटम सर्किट्स में लॉजिक गेट्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को लॉजिकली डायरेक्ट करते हैं, वैसे ही क्वांटम लॉजिक गेट्स इन क्वांटम पार्टिकल्स के वेव मोशन को लॉजिकली डायरेक्ट करते हैं। गौर करना, यहां पर वो एक्स्ट्रा हेल्पर क्यूबिट्स खुद भी क्वांटम पार्टिकल्स होने की वजह से आराम से एरर क्यूबिट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और फिर हम उन हेल्पर क्यूबिट्स को अगर मेजर करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएंगे और हमें एग्जैक्ट टाइप और लोकेशन ऑफ एरर भी बता देंगे। बट इस टेक्निक की ब्यूटी यही है कि इससे पूरा लॉजिकल क्वांटम सिस्टम इंटैक्ट रहता है, क्योंकि उन्हें हमने तो छेड़ा ही नहीं। हमने तो हेल्पर क्यूबिट्स को सिर्फ एरर क्यूबिट्स के साथ ही इंटरैक्ट करवाया और सिर्फ उन हेल्पर क्यूबिट्स को ही मेजर किया और फिर गलती एग्जैक्टली आइडेंटिफाई होने के बाद उन्हें वापस से लॉजिक गेट्स के थ्रू फ्लिप किया जा सकता है और ये कैलकुलेशन आगे चलते रहेगा। ये पूरा प्रोसेस 10 माइक्रोसेकंड्स के अंदर तक ही फिनिश हो सकता है। अब फेस फ्लिप एरर की अगर हम बात करें तो इस केस में हम ये 3 फिजिकल क्यूबिट्स 0 0 0 + 1 1 1 के और 3 कॉपीज बनाते हैं। जैसे ये एनकोड किया जाएगा इस रूप में प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और इसमें भी हेल्पर क्यूबिट्स पूरे क्वांटम स्टेट को ही स्कैन करके उसमें मिसमैच देखते हैं। अगर मिसमैच मिला तो वही मिसमैच को आइडेंटिफाई करके सिंड्रोम मेजरमेंट यानी कि गलती के मेजरमेंट का कोड निकालकर क्वांटम लॉजिक गेट्स अप्लाई करके उसे फिक्स कर देते हैं। पीटर शॉर द्वारा क्रिएटेड शॉर्स कोड एक ऐसा ही पॉपुलर एल्गोरिदम है जो ये दोनों किस्म के बिट फ्लिप और फेस फ्लिप एरर्स से बचा सकता है और क्वांटम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, जैसे लार्ज नंबर्स के फैक्टर्स निकालना। सो बेसिकली सब कुछ को सिंप्लीफाई करते हुए क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स को क्वांटम एंटेंगल करवाकर उसके बहुत सारे रेप्लिकास बनाए जाते हैं और जैसे ही कोई क्यूबिट डीकोहेर हो जाता है वैसे ही उस ग्रुप से उस डीकोहेर हुए क्यूबिट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स के थ्रू और फिर क्यूबिट को एक तरह से वापस से जिंदा कर दिया जाता है और इसीलिए इंफॉर्मेशन लूज नहीं होती, बल्कि दूसरे एंटेंगल्ड क्यूबिट्स उसे वहीं से एक्सट्रैक्ट करके कैलकुलेशंस को आगे कंटिन्यू रखते हैं, एक रिले रेस की तरह। तो इसी तरह गूगल के विलो ने भी अपने क्वांटम एरर करेक्शन कोड में एक ब्रेक थ्रू रिजल्ट हासिल किया है, जहां उन्होंने क्यूबिट्स के एरेज को बढ़ाने के साथ साथ एरर रेट को कम किया है। बट इवन देन अभी भी किसी भी कंपनी जैसे गूगल, IBM, Xanadu, हनीवेल एटसेट्रा का क्वांटम कंप्यूटर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और कॉम्प्यूटेशंस को सॉल्व कर पाने से बहुत बहुत दूर है। ये 3 बड़े प्रॉब्लम्स, नंबर 1 क्वांटम स्टेट की स्टेबिलिटी, नंबर 2 इफेक्टिव एल्गोरिदम्स और नंबर 3 रियल टाइम एरर करेक्शंस, इन्हें इंप्रूव करके इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली स्केल करना फिलहाल सबसे बड़े चैलेंजेस में से है। और अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए तो हमारा भविष्य टोटली बदल सकता है। वेल, एक ऐसी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे जिसके बारे में आज आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी, क्योंकि आज भी नई दवाइयां बनाने का जो प्रोसेस है वो एक ताले के लिए करोड़ों चाबियों में से एक सही चाबी ढूंढने के जैसा है। हमें समझना पड़ता है कि कैसे दवाइयों के मॉलिक्यूल्स शरीर में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से इंटरैक्ट करते हैं, बिलियंस में मॉलिक्यूल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई करके।
हमें कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस को सिमुलेट करना पड़ता है एट द एटॉमिक लेवल, और ये सब कुछ क्लासिकल कंप्यूटर्स में होता है उनके 3D मॉडल्स बनाकर, जो कि एक्सट्रीमली रिसोर्स इंटेंसिव है। बट क्योंकि प्रकृति खुद क्वांटम मैकेनिकल है और क्वांटम मैकेनिकल तरीके से ही काम करती है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, अगर हमने क्वांटम कंप्यूटर्स को सही ड्रग कॉम्बिनेशंस को डिकोड करने पर लगा दिया तो आज की तरह दवाइयां बनाने में लक का सहारा 15 से 20 साल और अरबों डॉलर्स खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यू ड्रग डिस्कवरीज कुछ ही महीनों में हो सकते हैं। नंबर 2, एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स, जिन्होंने हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा जाने ली है, को भी हम फाइनली बाय बाय बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी वायरस हो, पैथोजन हो, उन्हें हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करके उनके अरबों पॉसिबल डेडली म्यूटेशंस को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उन्हें फैलने से पहले ही रोक देंगे, विच मीन्स ये वायरस कभी भी अपने टिपिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इवन वैक्सीन डेवलपमेंट, यानी कि उनसे लड़ने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी कुछ हफ्तों में ही डेवलप हो पाएगा। नंबर 3, और ये डेवलपमेंट तो सबसे क्रेजी रहेगा, आज कितने ही बीमारियों के पीछे का कारण शरीर में प्रोटीन्स का मैल फंक्शन होता है, जैसे कैंसर्स जो म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन फोल्डिंग को अफेक्ट करते हैं, पार्किंसंस डिजीज हो गए, अल्जाइमर्स डिजीज, और एग्जैक्टली इन्हीं बीमारियों के सॉल्यूशंस आज हमारे पास नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि प्रोटीन्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके 3D मॉडल्स बनाकर उनके हर एक पॉसिबल फोल्डिंग को सिमुलेट करना, फिर नए ड्रग्स को उनसे इंटरैक्ट करा के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स में ऑब्जर्व करना, ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड और रिसोर्स इंटेंसिव टास्क है। बट क्वांटम कंप्यूटर्स ये काम भी कुछ ही हफ्तों से महीनों में कर सकते हैं। सो बहुत सारी बीमारियां जिन्हें आज हम इनक्योरेबल समझते हैं, कल उनके क्योर्स हमें मिल सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन लाइफ स्पैन तक 100 से 150 सालों तक लंबी हो सकती है, बिकॉज हम खुद की ही बायोलॉजी को अब DNA लेवल पर समझकर उसे एंटी एजिंग ड्रग्स, सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल और मेडिकल फैसिलिटीज से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, एंशिएंट एजेस में जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था, एक इंसान ऑन एन एवरेज बस कुछ 30-35 साल ही जिंदा रहता था, बट आज डेवलप्ड कंट्रीज में 85 ईयर्स तक हम जी रहे हैं। इसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 100 से 150 सालों तक खींचना इतना मुश्किल नहीं होने वाला है जितना आप सोच रहे हो। नंबर 4, स्पेस इंडस्ट्री में तो हम क्वांटम कंप्यूटर्स का सबसे ज्यादा फायदा देखेंगे। ब्रह्मांड भी तो क्वांटम लॉस पर ही काम करता है ना, और इसीलिए इन्हीं लॉस को मॉडल करके हम लिटरली कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स के फिनोमेनन जैसे ब्लैक होल्स और क्वांटम ग्रेविटी को भी एक्यूरेटली मॉडल कर पाएंगे, जो आज हमारे लिए कर पाना इम्पॉसिबल है। इवन हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की मिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन यूनिवर्स के क्या क्या सीक्रेट्स हमारे हाथ लग सकते हैं। हम लिटरली हमारे गैलेक्सी के किंग बन सकते हैं, क्योंकि अब हम बहुत ही एक्यूरेटली एक एक प्लैनेट, स्टार, एस्टेरॉइड, मून, इन सभी के मोशंस और पोजीशंस को एवरी सेकेंड प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आज मार्स तक एक सिंगल ट्रिप मारने में हमें मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स को सॉल्व करना पड़ता है। स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी को सही बनाए रखने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स ये कैलकुलेशंस चुटकियों में कर देगा। हम न्यू मटेरियल्स डेवलप कर सकते हैं जो बेहतर स्पेसक्राफ्ट्स और रॉकेट डिजाइन को डेवलप करके स्पेस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। और फाइनली एलियन लाइफ की खोज कर पाना अब पोटेंशियली बहुत इजी हो सकता है, क्योंकि आज के तारीख में हमें एलियन लाइफ खोजने से रोक रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस। करोड़ों टेक्नो सिग्नेचर्स यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें से हमें सेपरेट करना है कि कौन से इंटेलिजेंट एलियन लाइफ की तरफ से आ रहे हैं और कौन से बस सिर्फ इंटरफेरेंसेस या नॉइज है, जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। सेटी का ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट 20 सालों से यही तो कर रहा था और फिर भी नो सक्सेस। अब ये एलियन सर्च ऑपरेशन कैसे काम करता है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, जिसे भी आप ऊपर आई बटन पर दबाकर देख सकते हो बाद में। बट क्वांटम कंप्यूटर्स ये काम चुटकियों में कर देंगे। ऑल्सो बायो सिग्नेचर्स और ड्रेक्स इक्वेशंस के बेसिस पर ये लिटरली हमें बड़े से बड़े प्लैनेटरी डेटा सेट्स को स्कैन करने में हेल्प कर सकते हैं, उन सेट्स पर फोकस करने में जहां पर एलियन लाइफ एक्चुअली में मौजूद हो सकती है। नंबर 5, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया में भी एक्सपोनेंशियली नई चीजें अनफोल्ड होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैथ के इक्वेशंस और क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स के पल भर में ही हमें सॉल्यूशंस मिल पाएंगे, जिससे और नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी, क्रिएटिंग अ डोमिनो इफेक्ट ऑफ एडवांसमेंट। नंबर 6, AI। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर्स मानो दो बिछड़े हुए भाई हैं, और ये एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं, क्योंकि
क्वांटम कंप्यूटर्स की एक्सपोनेंशियल स्पीड और एआई की सेल्फ लर्निंग एबिलिटी ह्यूमन सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट को इन्फिनिटली तेज कर देगा और एआई के डेवलपमेंट से क्वांटम कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बेहतर किया जाए, इसके कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज एआई की मदद से स्पीड अप हो जाएगा। एंड मे बी ये दोनों साथ रहकर फॉरएवर एक दूसरे को इवॉल्व करते चले जाएंगे एंड इट वुड जस्ट नेवर एवर स्टॉप। What do you think? आज हम जब कार्डेशेव टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, हमें इतने आधुनिक सिविलाइजेशंस इम्पॉसिबल लगते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन क्वांटम पावर्स को अनलॉक करने के बाद पता नहीं ये पॉसिबल क्यों लगने लग रहा है, राइट? बट हाँ, हमें सतर्क भी रहना होगा क्योंकि इनके ट्रू पावर्स का अंदाजा लगाकर सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ने ऑलरेडी हमें वार्न कर दिया है कि हमें एआई और क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। My worst fears are that we cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. AI is one of the biggest threats. सो क्वांटम कंप्यूटर्स के एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। ये तो कुछ बेसिक ही मैंने आपको बताया। अब तक तो हम इनके ट्रू एप्लीकेशंस को सही से समझ भी नहीं पाए। लिटरली जहां तक हमारा इमेजिनेशन जाएगा, इन क्वांटम कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन पोटेंशियली वहां तक जा सकता है। हमें बस जरूरत है थोड़ी सी जरूरत और क्रिएटिविटी की। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, खत्म होता है हमारा ये शॉर्ट सीरीज कंप्यूटर के पूरे एवोल्यूशन जर्नी का। अगर आपको मजा आया, कुछ नया सीखने मिला और ह्यूमंस के फ्यूचर को लेकर आप पॉजिटिव और एक्साइटेड हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हमें मिलकर इंडिया में साइंस के प्रति वो एंथुजियाज्म लाना है जैसे डेवलप्ड देशों में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय विज्ञान, जय हिंद।